हेलो एवरीवन, माय नेम इज इशमीत कौर। एसीसीए में मैं आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ट्रेनर। आज के लेक्चर का टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हमारा पहला लेक्चर होगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इससे पहले मैंने आपको कंटेंट्स बताए थे सिलेबस के क्या है, एंड देन आपका एग्जामिनेशन फॉर्मेट डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम आपका पहला चैप्टर सिलेबस का शुरू करने जा रहे हैं, एंड दैट चैप्टर विल बी आपके चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारा रिटर्न्स, डिस्काउंट्स एंड सेल्स टैक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल पे जाती है। अब आप ये पूछोगे कि मैम आपने चैप्टर नंबर 5 ही पहले क्यों पिक किया। चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। कौन सी 3 थिंग्स के बारे में पढ़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न्स। रिटर्न्स मतलब सेल्स रिटर्न्स और परचेज रिटर्न्स के बारे में, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पास होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद मुझे डिस्काउंट के बारे में पढ़ना है। सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड को कैसे ट्रीट करते हैं, डिस्काउंट रिसीव को कैसे ट्रीट करते हैं। एंड नेक्स्ट मुझे पढ़ना है सेल्स टैक्स के बारे में। जब मैं सेल्स टैक्स रिसीव करती हूँ सेल्स पे एंड सेल्स टैक्स पे करती हूँ परचेजेस पे। ये 3 थिंग्स के बारे में मुझे पढ़ना है आपके इस चैप्टर में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको बेसिक अप्रोच बताना चाहती हूँ अकाउंटिंग की। इससे क्या होगा कि जो जर्नल एंट्रीज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑनवर्ड्स, चैप्टर नंबर 5 ऑनवर्ड्स आपके सिलेबस में ऐसे चैप्टर हैं जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स पे बेस्ड हैं। इसीलिए फर्स्ट मैंने आपका चैप्टर नंबर 5 पिक किया। सेकेंडली चैप्टर नंबर 1 to 4 थ्योरेटिकल पार्ट है, दैट वी विल कवर अप लेटर। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी अप्रोच करते हैं अकाउंटिंग की। अब हमने अपने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास क्या 4 एलिमेंट्स होते हैं अकाउंटिंग में। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये 4 एलिमेंट्स हैं मेरे बिजनेस के। ठीक है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, इन एलिमेंट्स को भी समझने से पहले मुझे अकाउंटिंग साइकिल को समझना होगा क्या है। फर्स्ट 5 मिनट्स में मैं आपको एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग ही दूंगी। इससे क्या होगा, आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। देन जो चैप्टर 5 ऑनवर्ड्स हमने कवर करने हैं अपने लेक्चर्स या अपने टॉपिक्स जो कवर करने हैं, उसमें जर्नल एंट्रीज पोस्ट करने में आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक अप्रोच या बेसिक मॉडर्न अप्रोच पता होगी अकाउंटिंग की, तो आप इजीली ट्रांजेक्शन्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। अब हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल होती है वो क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्या होती है ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल कैश सेल हुई, कैश परचेज हुई, बिजनेस स्टार्ट किया, किसी को पेमेंट की, किसी को रिसीव पेमेंट, किसी से पेमेंट रिसीव की। इन सारों को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ट्रांजैक्शंस के बाद हम क्या करते हैं? इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? जर्नल एंट्रीज पोस्ट करके। जर्नल एंट्रीज पोस्ट करके हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट उसके बाद क्या स्टेज आती है? उसके बाद स्टेज आती है लेजर अकाउंट्स की। अब फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे कैश सेल्स हुई, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई कैश सेल्स की। इससे आपके 2 अकाउंट्स जो हैं, 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे जर्नल एंट्री के थ्रू। कौन कौन से? कैश एंड सेल्स। अभी हम ये नहीं देख रहे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है। कैश सेल्स एंड कैश अकाउंट एंड कैश सेल्स हमारे इफेक्ट हुए। कैश अकाउंट मैंने बनाया और सेल्स अकाउंट बना लिया जर्नल एंट्रीज के थ्रू। अब पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर मैंने बहुत सारी सेल्स की, बहुत सारी परचेजेस की,
सो इनसे क्या हुआ, मेरे लेजर अकाउंट्स बने। अब मुझे इनको एक तरह से मेमोराइज करना है, एक तरह से मुझे एक जगह पर इकट्ठा करना है। कैश वाली ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में इकट्ठा करनी है, सेल्स वाली ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में इकट्ठा करनी है। सो यहाँ पे क्या बनता है, लेजर। ठीक है, लेजर। लेजर को हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स बनाना। सेल्स अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट बनाया। लेजर किसके थ्रू बनता है, जो मैंने जर्नल एंट्रीज पोस्ट की। लेजर्स के बाद नेक्स्ट हमारी बारी आती है ट्रायल बैलेंस की। अब मैं ट्रायल बैलेंस में क्या सीखती हूँ, ट्रायल बैलेंस में मैं क्या करती हूँ, मैंने ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स की। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश की, सेल्स की, फिर सेल्स जिससे कैश और सेल्स अकाउंट इफेक्ट हुआ, फिर मैंने रेंट पे किया, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किए, देन उसके बाद मैंने कोई राम जो मेरा सप्लायर था उसको पेमेंट की, देन उसके बाद शाम हमारा कोई कस्टमर था उससे पेमेंट रिसीव की, फिर और मिसलेनियस खर्चे किए बिजनेस के कोई। अब जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल बना लिया, नेक्स्ट हमने लेजर बना लिया, क्रिएट कर लिया, उसके बाद बारी आती है थर्ड ट्रायल बैलेंस की। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इन अकाउंट्स के कितने कितने बैलेंसेस जो हैं मेरी बुक्स में पड़े हैं। कैश का कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, सेल्स का कितना बैलेंस है, रेंट का कितना बैलेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना बैलेंस है। सो फॉर दैट पर्पस आई प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है। क्या है, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम शो करते हैं in which we show balances of that particular account। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बैलेंसेस शो करते हैं पर्टिकुलर अकाउंट की। ठीक है मैम, हमें समझ आ गया। आप क्या करते हो, पहले ट्रांजैक्शन आती है, फिर उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज, फिर उसके बाद हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। ये यहाँ तक जो सेकंड स्टेप तक ये हमारी क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि बुक कीपिंग। सेकंड स्टेज तक हम क्या करते हैं, बुक्स मेंटेन करते हैं, बुक कीपिंग। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का पर्पस क्या था, नीड क्या थी, वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि मैं एक लिस्ट देखना चाहती हूँ जिसमें मेरी उस लिस्ट में सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस शो हुए होंगे। सो दैट्स वाई वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। बट एक और पर्पस है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का, फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब अब मैंने पूरा साल अगर बिजनेस किया, उसके बाद मैं देखना चाहती हूँ वेदर द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल। क्या मुझे बिजनेस कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैं लॉसेस में जा रही हूँ और मेरे को बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना। सो दैट्स वाई वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट्स। दीज आर टू मेजर कंपोनेंट्स या टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, जो हम बनाना सीखेंगे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम आपकी लेजर जर्नल एंट्री से, यानी कि मेरे को बेसिक ट्रांजेक्शन्स जो हुए हैं, इवेंट्स जो हुए हैं। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, हो सकता है मैंने सेल्स की हो, मैंने सेल्स टैक्स पे किया हो, सेल्स की होगी तो, फिर उसके बाद अगर सेल्स की हैं तो मैंने परचेज भी की होगी। ठीक है, फिर परचेज टैक्स भी पे किया होगा। नेक्स्ट उसके बाद कुछ खर्चे एक्सपेंसेस पे किए होंगे, कुछ इनकम्स पे की होंगी। सो ये चैप्टर नंबर 5 ऑनवर्ड्स हम ये देखेंगे कि इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, सो ये था आपका एक साइकिल ऑफ अकाउंटिंग की क्या प्रोसेस होता है अकाउंटिंग में। अब हमने सीखना है कि बेसिक अकाउंटिंग हम करते कैसे हैं, ये रिकॉर्ड करते कैसे हैं हम ट्रांजैक्शंस को। क्या ऐसे ही लिख देते हैं कि 1 जनवरी को हमने कैश सेल्स की इतने, नहीं, ऐसे नहीं लिखते हम कभी भी। हम इसको जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में लिखते हैं। सो जर्नल एंट्रीज को पास करने का रूल जो है वो हमारा कौन सी अप्रोच बताती है, मॉडर्न अप्रोच।
ठीक है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी हमने +1 +2 में रीड की थी, बट हम यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच से ही फॉलो करेंगे अकाउंट्स। अब मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस: एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स मतलब वो चीजें, वो थिंग्स जो मुझे इनकम जनरेट करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, एट दिस मोमेंट माई कंप्यूटर सिस्टम इज माई एसेट। लाइबिलिटीज मतलब जो मेरी देनदारियां हैं, जिनको मैंने अभी पेंडिंग पेमेंट्स हैं, वो होती हैं लाइबिलिटीज बिजनेस की। फॉर एग्जाम्पल लोन हो गए, सप्लायर से मैंने क्रेडिट लिया, क्रेडिटर्स हो गए। इनकम मतलब जो मेरी रेगुलर सेल्स हो रही हैं या किसी और तरह की कोई भी इनकम आती है बिजनेस में, हम उसको इनकम बोलते हैं। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, ठीक है। अब किसी भी ट्रांजैक्शंस की वजह से ये हमारे जो 4 एलिमेंट्स हैं, ये कोई इंक्रीज होता है, कोई डिक्रीज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कैश सेल्स हुई बिजनेस में, सो आपकी सेल्स जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? इनकम इंक्रीज हो जाएगी। एंड एसेट जो है आपका कैश क्या है? एसेट। कैश को यूज करके ही आप परचेज करते हो, जिसकी वजह से सेल हम करते हैं। सो दैट्स व्हाई कैश इज कॉल्ड एन एसेट। और एसेट क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। सो इसी तरह से मेरे बिजनेस में किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स या तो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। क्लियर हो गया? अब ये इंक्रीज और डिक्रीज को रिकॉर्ड कैसे करना है? अब बात आती है कि इंक्रीज और डिक्रीज को रिकॉर्ड कैसे करना है। हम अपनी अकाउंटिंग, जो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो डबल एंट्री बुक कीपिंग से करते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग मतलब एक अकाउंट होता है डेबिट एंड दूसरा अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। अब देखो, जब भी एसेट आपका इंक्रीज होगा जब भी एसेट, एंड या एसेट आपका डिक्रीज होगा, कोई भी एलिमेंट या तो किसी ट्रांजैक्शन की वजह से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कैश परचेजेस की तो कैश कम हो गया, खर्चे बढ़ गए। कैश सेल्स की तो सेल्स इनकम ज्यादा होगी, एसेट्स भी ज्यादा हो गए। रेंट पे किया, एक्सपेंसेस बढ़ गए और कैश कम हो गया। तो इस तरह से किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से या तो मेरे 4 एलिमेंट्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। 4 में से कोई भी 2 या कई बार 1 भी होता है, 1 में ही इफेक्ट आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट। एंड एसेट्स जब भी डिक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। एंड लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होंगी, एंड लाइबिलिटीज जब डिक्रीज होती हैं तो डेबिट होंगी। इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। एंड इनकम जब डिक्रीज होती है तो क्या होगी? डेबिट। सिमिलरली एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट, एंड एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। ये है हमारी मॉडर्न अप्रोच। ये क्या है? मेरी मॉडर्न अप्रोच। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल आपने की कैश सेल्स हुई आपकी बिजनेस में, $1000 की कैश सेल्स की। हम इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, अब हमने अपनी मॉडर्न अप्रोच यूज करनी है। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? पहले ढूंढो कौन से 2 अकाउंट्स आपके इफेक्ट होंगे, कैश या सेल्स। ये 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश और सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश है हमारा एसेट, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। यहां पे क्या हो जाएगा? डेबिट कैश अकाउंट। एंड सेल्स क्या है? हमारी इनकम जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ये हमारी मॉडर्न अप्रोच कहती है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? क्रेडिट सेल्स अकाउंट। इस तरह से आपने देखा कि हमने क्या करनी है, अपनी ये जर्नल एंट्री पास करनी है। डेबिट कैश अकाउंट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट। अब आप कहोगे कि मैम हमने तो कुछ और ही पढ़ा था, हमने तो कुछ इस तरह की एंट्री पढ़ी थी, कैश अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने तो इस तरह की कुछ एंट्री पढ़ी थी। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो टू और बाय वाला सिस्टम है वो सिर्फ इंडियन अकाउंटिंग में है। हमने इसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो हम ACCA में पढ़ते हैं, हमने इसको वहां नहीं यूज करना, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स। हम यहाँ पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग में टू एंड बाय का यूज नहीं करते। ऑल्दो जो रूल है हमारा जर्नल एंट्री पास करने का वो सेम रहेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या किया, परचेजेस की, परचेजेस मेड फॉर कैश, परचेजेस मेड फॉर कैश $500 की। सो अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एंट्री में से ढूंढो कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, परचेजेस का और कैश का। सो परचेजेस से हमारा परचेजेस मतलब हमारा खर्चा बढ़ रहा है, और खर्चा जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सिमिलरली कैश क्यों है, वो हमारा एसेट है। अब इस एक्सपेंसेस को पे करने के लिए क्या हो रहा है, मेरा ये एसेट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आप अपने गोल्डन अप्रोच सामने रखनी है आपने, ठीक है। सो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी एंट्री हमारी बन जाएगी डेबिट परचेज अकाउंट, डेबिट परचेज अकाउंट, एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, डेबिट परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। सिमिलरली थर्ड एंट्री भी करते हैं एक एग्जांपल और। अब थर्ड एंट्री का एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की एंट्री $250 का हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। सो अब फिर से वही यहाँ पे मुझे दो अकाउंट्स ढूंढने हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी पेड इन कैश। अब फिर से कौन से दो अकाउंट्स, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट और एक क्या हो गया, कैश अकाउंट, ठीक है। सो इससे हमारे कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट हुए, इस एंट्री से इफेक्ट हुए आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, एंड और आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, और आपका अकाउंट इफेक्ट हुआ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट आपका इफेक्ट हुआ। सो इस केस में हमने क्या किया, कैश अकाउंट आपका जब इफेक्ट हुआ, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, एंड कैश क्या है आपका, कैश है। अब कैश क्या है, कैश है हमारा एसेट, एसेट से एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, सॉरी एसेट इंक्रीज हुआ एंड देन वो क्या हो गया, यहाँ पे एसेट हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्यों, क्योंकि मैंने ये एक्सपेंसेस पे किए हैं। सो एसेट जब डिक्रीज हुआ तो क्या होता है, क्रेडिट। सो फाइनली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। इस एंट्री को मैं यहाँ लिखती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ये तो हम इंडियन अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, डेबिट इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट। सो ये था हमारा बेसिक अकाउंटिंग, जिसके बेसिस पे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, इनकम का भी करके देख लेते हैं। इनकम का क्या एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड $1,500, आपको $1,500 का रेंट रिसीव हुआ। सो यहाँ पे भी आपकी सेम प्रोसेस, पहले देखो कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट हुए, हमारा रेंट अकाउंट इफेक्ट हुआ और रिसीव है मतलब कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ होगा। रेंट क्या है, यहाँ पे हमारी इनकम है, रिसीव हो रही है ना इनकम क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है इनकम, और जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होती है। एंड कैश यहाँ पे क्या है, कैश है यहाँ पे एसेट जब हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इनकम बिजनेस के अंदर आ रहा है,
कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है और क्या होगा, डेबिट। सो एंट्री विल बी डेबिट कैश अकाउंट, एंट्री विल बी डेबिट कैश अकाउंट एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट, क्रेडिट क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट। सो इस तरह से ये बेसिक रूल है जर्नल एंट्री पास करने का। अब आ जाते हैं फिर से अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारा रिटर्न्स, डिस्काउंट्स एंड सेल्स टैक्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कौन से पढ़ेंगे हम, फर्स्ट पढ़ेंगे हम रिटर्न्स के बारे में, सेल्स रिटर्न्स एंड परचेज रिटर्न्स। ओवरव्यू मैंने आपको चैप्टर का बता ही दिया कि ओवरव्यू क्या है, जिसमें हम अकाउंटिंग फॉर रिटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स टैक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? सो रिकॉर्डिंग सेल्स एंड परचेज रिटर्न्स। सेल्स एंड परचेज रिटर्न्स, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज नॉर्मल फॉर कस्टमर्स टू रिटर्न अनवांटेड गुड्स टू ए बिजनेस। Equally, the business will occasionally have cause to return unwanted goods to the supplier. अब क्या होता है बिजनेस में, अगर मैंने कोई सेल्स की है तो मेरा कस्टमर उन सेल्स को रिटर्न करने आ सकता है। अगर गुड्स वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है कस्टमर की, तो वो मुझे रिटर्न हो जाएंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न। यानी कि जो मैं सेल्स रिटर्न करती हूँ, सेल्स को रिटर्न आता है, वो कहाँ से आता है, मेरे कस्टमर से। अब सिमिलरली ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैंने अपने गुड्स परचेज किए हैं तो मैंने परचेजेस रिटर्न्स किए हो। सो एंट्रीज क्या होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ना है आपका सेल्स रिटर्न के बारे में। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है। सो देखो, अब सेल्स की ट्रांजैक्शन को हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट्स में, when sales are made on cash and when sales are made on credit, when sales are made on cash and sales are made on credit। अब हम इन एंट्रीज को सीखेंगे, बट यहाँ पे आपने एंट्रीज को मेमोराइज नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है एंट्रीज का। हम बार बार अपनी ये गोल्डन अप्रोच यूज करेंगे, जो गोल्डन अप्रोच मैंने आपको यहाँ पे बताई। ठीक है, अब सेल्स मेरे बिजनेस में दो तरह से हो सकती हैं, कौन सी, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव ऑन करते हैं कैश सेल्स की तरफ। अब कैश सेल्स, अगर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, रिटर्न से पहले मुझे एंट्री ओरिजिनल वाली देखनी होगी कि जब मैंने ओरिजिनल गुड्स, जो ओरिजिनल एंट्री पास की थी वो क्या की थी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपके गुड्स कैश में सेल्स हुए हैं, यानी कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ और सेल्स अकाउंट इफेक्ट हुआ। अब कैश अकाउंट क्या है, हमारा एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं। एंड सेल्स क्या है, सेल्स हमारी इनकम है, और यहाँ पे सेल्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सो एंट्री विल बी डेबिट कैश अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट। अब क्या हुआ, जो ये ओरिजिनल एंट्री थी इसको हम नाम देंगे ओरिजिनल एंट्री। ये सेल्स रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई। सेल्स जब रिटर्न हुई तब क्या हुआ, अब जब मैंने गुड्स सेल किए थे तो मैंने एंट्री पास की थी डेबिट कैश एंड क्रेडिट सेल्स। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए, ये कस्टमर है एंड ये हमारी बिजनेस एंटिटी है, और ये क्या है, हमारा कस्टमर। सो इस केस में पहले मैंने गुड्स पास ऑन किए थे बिजनेस एंटिटी टू कस्टमर। अब कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिए बिजनेस एंटिटी को। सो अकॉर्डिंगली अगर लॉजिकली हम सोचें तो क्या होना चाहिए, ये जो हमारी एंट्री है ये फ्लिप होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए। सो हमने रिवर्स ही तो किया, हमने यहाँ पे रिवर्स ही तो किया है। व्हेन गुड्स आर रिटर्न, डेबिट सेल रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट कैश अकाउंट। डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट नहीं करना, रिटर्न अकाउंट। जो भी सेल्स की रिटर्न होगी हम सेल रिटर्न अकाउंट में पोस्ट करेंगे। सो डेबिट सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। सिमिलरली अब देखो, अब क्या हुआ, दूसरी तरह मैंने गुड्स क्या किए, क्रेडिट पे सेल किए। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे डेबिट कैश अकाउंट तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि कैश तो आया ही नहीं, क्रेडिट मतलब उधार पे बेचना गुड्स। सो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेरे बिजनेस में रिसीवेबल्स जनरेट हो जाएंगे, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स।
सो अब जब ये एंट्री रिटर्न होगी, जब ये सेल, ये जो गुड्स हमारे ओरिजिनल एंट्री थी ये क्या हो गए, रिटर्न हो गए। सो इस केस में एंट्री क्या बन जाएगी, व्हेन गुड्स आर रिटर्न डेबिट सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट। सो ये यहाँ पे हमारा एंट्री सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे आप इस एंट्री को करेक्ट कर लो, ये मिसप्रिंट है, एंट्री है डेबिट रिसीवेबल्स अकाउंट, एंट्री ओरिजिनल एंट्री से फ्लिप होनी थी, डेबिट रिसीवेबल्स अकाउंट एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हमारा होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा रिसीवेबल्स अकाउंट, एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा रिसीवेबल्स अकाउंट। सो ये एंट्री क्या हो गई, फ्लिप हो गई एंट्री, ठीक है। डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स था, डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट रिसीवेबल्स अकाउंट हो गया। सो ये हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री सीखी कि सेल्स रिटर्न की एंट्री किस तरह से पास करनी है। अब नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट क्या दिया हुआ है हमें साइड पे, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट ऑन गुड्स बीइंग रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड बैक फ्रॉम द कस्टमर्स अ क्रेडिट नोट इज इशूड। जब भी अगर कोई कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करने आता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। आपको एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से कि विच नोट इज इशूड, डेबिट नोट इज इशूड और क्रेडिट नोट इज इशूड फॉर द सेल्स रिटर्न। जब भी हम क्रेडिट वाली सेल्स करेंगे या जब भी हम सेल्स रिटर्न करेंगे, is issued to the customer concerned, this shows the amount credited to the customer। क्यों, क्योंकि हमने क्रेडिट दिया होता है सेल्स रिटर्न को। ये शो करने के लिए क्रेडिट नोट हमने दे दिया। सेल्स रिटर्न की एंट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट है हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, परचेज रिटर्न की एंट्री हमने यहाँ पे आपकी कवर करनी है। नेक्स्ट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के केस में जर्नल एंट्री फॉर परचेज रिटर्न क्या होगी, यहाँ पे भी मैं अपनी परचेजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन्स डिवाइड कर ली, परचेजेस आर मेड ऑन कैश एंड परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट। अब व्हेन गुड्स आर रिटर्न, जब गुड्स आप रिटर्न करोगे, गुड्स आर परचेज्ड, यानी कि हम बात कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल एंट्री की। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड देन एंट्री विल बी डेबिट परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट, डेबिट परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। एंड जब गुड्स रिटर्न होंगे तब क्या होगा, एंट्री फ्लिप हो जाएगी, बट परचेज की जगह क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न। सो डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट परचेज रिटर्न अकाउंट। Similarly, जब goods are purchased on credit, then debit purchase account and credit payables account। payables account क्या होगा, credit होगा। क्यों, यहाँ पे कैश अकाउंट हम क्रेडिट नहीं कर सकते, कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट नहीं कर सकते। क्यों क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि कैश तो बिजनेस में से गया ही नहीं। अगर कैश नहीं गया तो एक लाइबिलिटी जनरेट होगी और उस लाइबिलिटी को हम क्या कहेंगे, पेबल्स। और हमने पढ़ा हुआ है जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। सो क्रेडिट पेबल्स। नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर रिटर्न डेबिट पेबल्स अकाउंट क्रेडिट परचेज रिटर्न्स अकाउंट। एंट्री क्या हो गई, ओरिजिनल वाली एंट्री से फ्लिप, दोनों ही केसेस में। फिर से इंपॉर्टेंट नोट क्या है, व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर्स दे विल इशू द नेसेसरी क्रेडिट नोट, ऑल्सो द फर्म रिटर्निंग द गुड्स। अब हम डेबिट नोट देंगे, हमें क्रेडिट नोट मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी परचेज रिटर्न होगी वो सामने वाली एंटिटी की सेल्स रिटर्न होगी। सो सामने वाली एंटिटी हमें क्रेडिट नोट देगी और बदले में हम उसको परचेज में डेबिट नोट देंगे। सो इन समरी मैं ये कह सकती हूँ, इन केस ऑफ सेल रिटर्न एन एंटिटी विल इशू क्रेडिट नोट एंड इन केस ऑफ परचेज रिटर्न एन एंटिटी विल इशू डेबिट नोट। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नोट हम कौन से सिचुएशन में इशू करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सो यहाँ पे आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट है हमारा रिटर्न्स का। अब
नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे आपका सेल्स टैक्स वाला पार्ट हम पहले कवर करेंगे। डिस्काउंट से पहले हम सेल्स टैक्स का पार्ट कवर करेंगे। सो सेल्स टैक्स स्टार्ट करते हैं। सेल्स टैक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल रीड थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी हम पढ़ेंगे सेल्स टैक्स के बारे में। Sales tax is levied on the final consumer of a product unless they are final consumer of the product or services that an entity that is registered to account for sales tax is essentially acting as the collection agent for the relevant tax authority. So यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल बर्डन है सेल्स टैक्स का वो किस पे पड़ता है हमारा, किस पे पड़ता है, वो हमारा पड़ता है फाइनल कस्टमर पे। जो बीच में एंटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, सिर्फ एक कलेक्शन एजेंट होती हैं गवर्नमेंट का। नहीं समझ आया मैम? एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक चेन बनाते हैं बिजनेस की, कि बिजनेस में चेन कैसे चलती है। एक गुड्स मैन्युफैक्चरर करता है, मैन्युफैक्चरर एक गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर करता है मैन्युफैक्चरर, देन उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर गुड्स सेल करता है होलसेलर को, होलसेलर को गुड्स सेल करता है, देन उसके बाद ये होलसेलर किसको सेल करता है, रिटेलर को, रिटेलर को, एंड देन फाइनली ये रिटेलर क्या करता है, कस्टमर को गुड्स सेल करता है। इस कस्टमर को हम कंज्यूमर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये गुड्स को फाइनली कंज्यूम करता है, ना कि आगे सेल करता है। सो चेन क्या हुई, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कस्टमर या कंज्यूमर। अब मैन्युफैक्चरर टैक्स कलेक्ट करता है किससे, होलसेलर से। मैन्युफैक्चरर टैक्स कलेक्ट करता है होलसेलर से। होलसेलर किससे टैक्स कलेक्ट करता है, रिटेलर से। बट उससे पहले जो टैक्स मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से कलेक्ट किया वो किसको डिपॉजिट होता है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट होता है। जब रिटेलर से होलसेलर रिटेलर से टैक्स कलेक्ट करता है तो वो टैक्स किसको पे होता है, गवर्नमेंट को पे होता है। फाइनली फिर कंज्यूमर से जो रिटेलर टैक्स कलेक्ट करता है वो किसको पे कर देता है, गवर्नमेंट को। यानी कि हमारा साइकिल में जो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर हैं वो एक क्या बने हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्शन एजेंट बने हुए हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है सेल्स टैक्स इज चार्ज एंड पेड ऑन परचेजेस बाय सप्लायर्स एंड चार्ज एंड कलेक्टेड ऑन सेल्स आउटपुट टैक्स। अब जब भी हम परचेज पे टैक्स पे करते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, इनपुट टैक्स, एंड जब भी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। सो ये साइकिल कैसे चलती है सेल्स टैक्स की, ये हम यहाँ पे देखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, एंड यहाँ से मैं गुड्स परचेज करती हूँ, जिससे मैं गुड्स परचेज करती हूँ उसको क्या कहते हैं हम, सप्लायर, उसको क्या कहते हैं हम, सप्लायर, एंड जिसको हम गुड्स सेल करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, कस्टमर, उसको क्या कहते हैं, कस्टमर। यहाँ पे है गवर्नमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई भी बिजनेस है, मैं कहती हूँ मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है। अब ये साइकिल कैसे बनी बिजनेस की, मैं अपने बिजनेस में गुड्स परचेज करने गई सप्लायर के पास। मैंने कहा कि मुझे दैट पर्टिकुलर गुड्स चाहिए। मेरे सप्लायर ने कहा कि मुझे कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, मुझे कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है 10% के रेट से। सो मैंने कहा ठीक है। सो गुड्स अगर टैक्स पे करना पड़ता है, अगर गुड्स आपके 1000 रुपीज़ के हैं तो हमने क्या किया, टैक्स इस पे 10% 100 रुपीज़ पे किया एंड फाइनली 1100 का टैक्स पे कर दिया। ठीक है। सो इस टैक्स को अब देखो यहाँ पे जो ये टैक्स है जो मैंने पे किया एट द टाइम ऑफ परचेज, ये मेरा गुड्स इनपुट लाने के लिए, गुड्स में इनपुट करने के लिए टैक्स पे हुआ। सो इसको हम क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर टैक्स को पे हम कहेंगे इनपुट टैक्स। जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा, जो परचेजेस पे हम टैक्स पे करते हैं, जो एक बिजनेस एंटिटी परचेजेस पे टैक्स पे करती है उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स कहते हैं। अब सिमिलरली क्या हुआ, मैं अपने कस्टमर के पास गई या कस्टमर मेरे पास आया और वो मुझे कहता है मुझे कुछ गुड्स खरीदने हैं,
मैंने कहा ठीक है, बट जो आप गुड्स खरीद रहे हो उसका रेट कितना है, 1200 रेट है, बट मुझे भी कोई गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, और वो टैक्स पे करना पड़ता है 10% के रेट से, 10% के रेट से टैक्स पे करना पड़ता है। मैंने क्या किया, मैंने अपने कस्टमर से भी टैक्स कलेक्ट कर लिया 1200 का 10% 120, एंड फाइनली उसको 1320 का टैक्स पे कर दिया, 1320 का टैक्स पे कर दिया। इस केस में जो यहाँ पे हमारा टैक्स आएगा, जो मैं सेल्स में कलेक्ट कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पे नहीं कर रही, मैं यहाँ पे कलेक्ट कर रही हूँ, उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट टैक्स, उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट टैक्स। क्लियर हो गया। इस केस में अब देखो, इनपुट टैक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया, आउटपुट टैक्स का। अब आप कहोगे कि मैम एंट्रीज क्या पास होंगी, एंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए क्या पास होंगी, एंट्रीज की भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हो रहा है मेरा परचेज, और परचेज का मैंने आपको बताया कि एंट्री क्या होती है, परचेज की एंट्री होती है डेबिट परचेज अकाउंट, डेबिट परचेज अकाउंट, एंड क्रेडिट क्या हो जाता है आपका, कैश और पेएबल्स अकाउंट, कैश और पेएबल्स अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। बट यहाँ पे आपने ये 100 रुपीज टैक्स भी तो पे किया है, और ये टैक्स आपको क्या पड़ गया, परचेज के अलावा एक्स्ट्रा खर्चा पड़ गया। हमारी गोल्डन अप्रोच ये कहती है कि खर्चा जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, डेबिट सेल्स टैक्स अकाउंट, डेबिट सेल्स टैक्स अकाउंट। सिमिलरली जब आउटपुट टैक्स, यानी कि जब मैंने सेल्स करी, तब एंट्री क्या होगी, तब नॉर्मल सेल्स की एंट्री आएगी, डेबिट कैश और रिसीवेबल्स अकाउंट, कैश और रिसीवेबल्स अकाउंट, डेबिट कैश और रिसीवेबल्स अकाउंट, एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे जब तक हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रहे, ये एक तरह से मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। मैंने कहा जब तक हम टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे तब तक ये क्या हो गई, एक्स्ट्रा इनकम। 1200 रिसीव होना था, बट रिसीव कितना हुआ, 1320। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, इनकम जब इंक्रीज होती है तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट करती हूँ। क्रेडिट क्या हो जाएगा, सेल्स टैक्स अकाउंट, क्रेडिट सेल्स टैक्स अकाउंट। और अमाउंट्स क्या आ जाएंगी, डेबिट कैश हो जाएगा 1320, एंड टोटल हो जाएगा हमारा 1200 एंड 120। यहाँ पे परचेज में आ जाएगा 1000, एंड यहाँ पे आ जाएगा 100, एंड देन टोटल हो जाएगा 1100। ये तो हमारी एक तरह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। मैंने आपको कहा कि सेल्स हुई और परचेज हुई तो एंट्री क्या होगी। क्लियर हो गया। अब आफ्टर पासिंग दीज एंट्रीज, अब मेरे को अप्रोच करती है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कहती है कि देखो, आपने जो हमारा 120 रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया हुआ है ना, वो हमें दे दो। मैंने गवर्नमेंट को कहा ठीक है, मैं आपको 120 का टैक्स पे कर दूंगी, बट आपको क्या करना है, 120 का जो टैक्स पे किया, जो मैंने 100 रुपीज का टैक्स यहाँ पे किया, उसका क्या, 100 रुपीज का टैक्स जो मैंने आपको परचेज के वक्त भी दिया था, उसका क्या, मेरी पॉकेट में से तो दो बार टैक्स पे हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, जो आपने पे कर रखा है ऑलरेडी, आप क्या करो, आप हमें डिफरेंस अमाउंट पे कर दो, डिफरेंस अमाउंट पे कर दो। यहाँ पे मैंने क्या किया, 120 मैंने पे करना था, बट 100 आई हैव पेड ऑलरेडी, डिफरेंस आ गया 20। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी, अब देखो 20 रुपीज खर्चा, यानी कि सेल्स टैक्स इंक्रीज हो गया, और जब भी खर्चा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पे एंट्री होगी डेबिट सेल्स टैक्स अकाउंट, डेबिट सेल्स टैक्स अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट सेल्स टैक्स अकाउंट, एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, क्रेडिट कैश अकाउंट 20 से एंट्री पास हो जाएगी। बट अब दूसरा केस भी तो हो सकता है। अब यहाँ पे हमने सिचुएशन लगाई कि यहाँ पे हम टैक्स पे करके आए हैं ज्यादा। अब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि मान लो आपका जो टैक्स पे हुआ था वो कितना पे हुआ था,
आप परचेजेस पे जो आपने टैक्स पे किया है वो पे किया है 80 रुपीज, एंड जो सेल्स पे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, जो सेल्स पे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो वो 60 रुपीज कलेक्ट कर रहे हो, या हम ले लेते हैं 60 के बजाय 50 रुपीज टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि आपने पे करना था गवर्नमेंट को 50, बट आप ऑलरेडी पे करके आ चुके हो 80। तो इस केस में जो 30 आपका ज्यादा पे हो गया ना, अब आपको वो गवर्नमेंट वापस देगी। सो इस केस में सेल्स टैक्स हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, और इनकम जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सो एंट्री, इस केस की एंट्री हमारी क्या आ जाएगी, डेबिट, डेबिट कैश अकाउंट, डेबिट कैश अकाउंट, एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, सेल्स टैक्स अकाउंट, डेबिट कैश अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स टैक्स अकाउंट। सो यहाँ पे इस पूरे में आपका सेल्स टैक्स का एक क्रक्स जो है वो हमने खत्म कर लिया। यही आपको एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी परचेज की, एंड देन सेकेंड एंट्री हो गई आपकी सेल्स की, एंड देन थर्ड एंट्री आपको कवर करनी आनी चाहिए। ये थर्ड या फोर्थ में से कोई एक एंट्री हमेशा पास होगी। क्लियर? सॉरी। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है थ्योरी इस चैप्टर की, थ्योरी इस टॉपिक की। अब थ्योरी क्या कहती है हमारे चैप्टर की? थ्योरी है एन एंटिटी रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स will effectively pay over the sales tax it had added to sales and recover the sales tax it paid to the purchases। Obviously ये हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल में देख लिया कि हमारी एंटिटी क्या कर रही है, जो हमने पे किया था परचेजेस पे वो क्या करती है, रिकवर कर लेती है गवर्नमेंट से, एंड जो हमने कलेक्ट किया है सेल्स पे वो हम क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट से को पे कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, to this end the entity incurs no sales tax expense and no sales tax income। so इसका मतलब पूरी साइकिल में हो क्या रहा है, हमें कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो रही, हम जो कलेक्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, और जो परचेजेस पे कर रहे हैं वो रिकवर कर रहे हैं। सो कोई एक्स्ट्रा सेल्स या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। देयरफॉर सेल्स टैक्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिपोर्टेड सेल्स एंड परचेज। ये एंट्री लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जब मैंने आपको एंट्री बताई तो मैंने ये बताया कि मैंने परचेज में आपका टैक्स अमाउंट ऐड नहीं किया, सेल्स में आपका टैक्स अमाउंट ऐड नहीं किया। क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेल्स या एक्स्ट्रा खर्चा हमारा है ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, periodically the entity will calculate the total amount of sales tax added to the sales and total sales added to the purchases. If output tax exceeds input tax the entity pays the tax authority। अब क्या होगा, अगर आपका आउटपुट टैक्स मतलब कलेक्ट किया हुआ टैक्स ज्यादा है किससे, जो आपने पे किया, तो आप डिफरेंस वाला अमाउंट क्या कर दोगे, गवर्नमेंट को पे कर दोगे। और अगर आपका पे किया हुआ टैक्स कम है, किससे कम है, जो आपने कलेक्ट किया, तो जो डिफरेंस अमाउंट ज्यादा पे किया हुआ है वो कलेक्ट कर लोगे, रिकवर कर लोगे गवर्नमेंट से। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स। ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है सेल्स टैक्स में। इसमें इंडिविजुअली क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं आपके सेक्शन ए या बी में, किसी में भी। ठीक है, अब ये टॉपिक क्या कहता है कि हमें सेल्स टैक्स के केस में क्या दिया होगा और हमें किस तरह से अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पे हम देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इस टॉपिक को समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आपने सेल्स कितने की आपने 2200 की। मैंने आपको कहा कि देखो मैं आपको 2200 के गुड्स बेचूंगी, या मैंने इस कस्टमर को 2200 के गुड्स बेचे, और जो हमारा सेल्स टैक्स है ना वो इंक्लूडिंग टैक्स करके, इंक्लूडिंग टैक्स है ये। आप नॉर्मली किसी शॉप पे जाओगे तो आपको यही कहने को मिलेगा कि आपके पास ये इस सेल का इतना प्राइस है, इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, सारे टैक्सेस मिला के। तो सेल्स है हमारी 2200 सारे टैक्सेस मिला के। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट आपको दे दिया कि रेट उन्होंने सेल्स टैक्स का दे दिया 10%, रेट दे दिया 10%, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है सेल्स जो ओरिजिनल अमाउंट है वो कितना, एंड जो हमारा टैक्स का अमाउंट है वो कितना होगा।
जो हमारा टैक्स का अमाउंट है वो कितना होगा। सो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आते हैं तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपना एग्जाम्पल फ्रेम कर लेंगे और वो लेंगे कि हम ये मान लेते हैं कि मैंने गुड्स के कितने के खरीदे, 100 के। मैंने गुड्स कितने के खरीदे, 100 के खरीदे। अब 10% अगर रेट है तो मैंने टैक्स कितना ऐड किया, 100 का 10% 10 एंड टोटल कलेक्ट कर लिए 110 के। टोटल मैंने सेल कर दी 110 की, टोटल सेल्स हमारी होगी 110 की। सो इस केस में आप देखो टोटल सेल्स अगर आपकी 110 की हुई है तो हमारा यहाँ पे क्या होगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नेट अमाउंट जिसमें हमारा सेल्स टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता। ये क्या है, टैक्स अमाउंट, और ये क्या है, ग्रॉस अमाउंट। ये क्या है, ग्रॉस अमाउंट। सो इस केस में अब हमने क्या करना है, अब आप कंपेयर करो कि आपने जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो और आपको जो गिवन है। अब इसमें 2200 इंक्लूडिंग टैक्स है, मतलब कि मुझे ये 110 वाली फिगर दी हुई है। कौन सी, 110 वाली। सो यहाँ पे मैं करूंगी 2200। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे 100 वाली फिगर फाइंड आउट करनी है एंड ये 10 वाली फिगर फाइंड आउट करनी है। यानी कि मुझे पहले फॉर एग्जांपल अगर सेल्स कैलकुलेट करनी है, अगर मुझे सेल्स कैलकुलेट करनी है सो इस 110 से कहाँ जाना है, 100 पे। सो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, जो आपका अमाउंट आपको गिवन है मल्टीप्लाइड बाय जो आपने अमाउंट फाइंड आउट करनी है डिवाइडेड बाय 110, डिवाइडेड बाय 110। सो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके 2000 रुपीज। ध्यान रखना ये फॉर्मूला क्या है, इसको हम यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। 2200 जो अमाउंट गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 100 जो आपने फाइंड आउट करनी है एंड डिवाइडेड बाय जो आपको गिवन है यानी कि 110। सिमिलरली अब अगर मुझे सेल्स टैक्स फाइंड आउट करना है कि मैंने सेल्स टैक्स कितना किया, तो इस केस में सेल्स टैक्स कितना होगा। अब आप सेल्स टैक्स दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। 2200 जितना आपने कलेक्ट किया माइनस 2000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 200 सेल्स टैक्स। या फिर आप सेल्स टैक्स पे भी यही वाला फॉर्मूला यूज कर लो, सेल्स टैक्स इक्वल्स टू 2200 अमाउंट जो गिवन है मल्टीप्लाइड बाय, अब आपने कौन सा करना है 110 से 10 पे जाना है। सो 10 डिवाइडेड बाय 110 ये हो जाएगा आपका 200, सेल्स टैक्स आ जाएगा 200। सो इस तरह से हमें सेल्स टैक्स कैलकुलेशंस भी आ सकती हैं। इसके रिलेटेड आपको एग्जाम्पल एक दे रखा है मैंने बुक में। एग्जाम्पल क्या है, अच्छा जो रेट होगा सेल्स टैक्स का वो हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है, नेट सेलिंग प्राइस इज द अमाउंट दैट विल रिकॉग्नाइज इन द सेल्स इनकम। मतलब कि जो मैंने आपको ये 100 बताया, ये 100 वाला अमाउंट ही हमारा सेल्स अकाउंट में जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेट सेलिंग अमाउंट। एंड ग्रॉस सेलिंग अमाउंट चार्ज टू द कस्टमर, जितना मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया 110, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है एक, एग्जाम्पल है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स। ओ सेल्स द फॉलोइंग गुड्स टू बर्नो, यहाँ पे 1 कर लो, ये 1 है। ओ सेल्स द फॉलोइंग गुड्स टू बर्नो एट ए टैक्स इंक्लूसिव प्राइस ऑफ 470। अब मुझे यहाँ पे सेल्स दे रखी है, सेल्स कितना दे रखा है, टैक्स इंक्लूसिव प्राइस 470, इंक्लूसिव प्राइस दे रखा है, ठीक है। अब ये हमें क्या दे रखा है, टैक्स इंक्लूसिव प्राइस दे रखा है आपका। सो इस केस में मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, अब देखो आपका फिर से वही साइकिल चलेगी। आपका टैक्स रेट कितना है 17.5%। सो फिर से वही एग्जांपल ले लो, 100 ग्रॉस अमाउंट जो हमारा नेट अमाउंट है, 100 का 17.5%, 17.5 टोटल हो गया 117.5। अब ये 470 टैक्स इंक्लूसिव प्राइस है और मुझे सेल्स टैक्स चार्ज करना है, मतलब मुझे 117.5 से 17.5 पे जाना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 470 मल्टीप्लाइड बाय 117.5, सॉरी
जो अमाउंट हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि 17.5 डिवाइडेड बाय 117.5। सो ये हमारा आंसर जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो आ जाएगा। हमने अपने आंसर्स में से देख लेना है 470, 70 आ गया आपका सेल्स टैक्स। सिमिलरली अब सेकंड एग्जांपल हमें क्या दे रखा था, सेकंड एग्जांपल हमें दे रखा है टू कॉस्मो एट ए एक्सक्लूसिव प्राइस ऑफ 700। अब इसमें प्राइड जो हमारा टैक्स है वो इंक्लूड नहीं है, यानी कि अब हमें कौन सा अमाउंट दे रखा है, अब हमें सेकंड वाले एग्जांपल में आपका 100 वाला अमाउंट दे रखा है जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। कितना है 700। अब हमें 100 से कहाँ जाना है 17.5 पे। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 700 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 डिवाइडेड बाय 100। 700 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 डिवाइडेड बाय 100, और आपका आंसर में भी यहाँ किया हुआ है। जो आपका टैक्स कैलकुलेट होके आएगा वो ऐड होके आपका टोटल अमाउंट बन जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर सेल्स टैक्स। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर सेल्स टैक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज टैक्स पेड ऑन परचेजेस, डेबिट परचेज, क्रेडिट सेल्स टैक्स, क्रेडिट डेबिट परचेज, डेबिट सेल्स टैक्स, क्रेडिट कैश। सेल्स टैक्स चार्ज होगा तो डेबिट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स टैक्स, और ये पेमेंट या रिसीट की एंट्री आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, अब नेक्स्ट पार्ट है एक इलस्ट्रेशन हमें दी हुई है। इलस्ट्रेशन नंबर है हमारी ये 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहती है, परचेज हमें दी है 180 की, सेल्स टैक्स दिया है 18,000 का, और टोटल जो दिया हुआ है वो 198 का है दिया हुआ। सिमिलरली सेल्स क्या दे रखी है 260 की, और सेल्स टैक्स दे रखा है 26,000 का, टोटल हो गया 2,86,000। अब हमने लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करनी है एंट्रीज। सो लेजर अकाउंट से पोस्ट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जर्नल एंट्री पास करूंगी मैं। सो जर्नल एंट्री भी पास कर देते हैं। परचेज की जर्नल एंट्री क्या होगी, डेबिट परचेज अकाउंट, डेबिट सेल्स टैक्स अकाउंट, डेबिट परचेज अकाउंट, डेबिट सेल्स टैक्स अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, या क्रेडिट पे है तो हमारा पेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट पेबल्स अकाउंट, क्रेडिट पेबल्स अकाउंट। सो परचेज क्या है 1,80,000 की, एंड क्रेडिट डेबिट सेल्स टैक्स कितना है 18,000 का, एंड आपका सेल्स टोटल कितना हो गया 198,000। सिमिलरली सेल्स के केस में एंट्री क्या पास होगी, सेल्स के केस में एंट्री पास होगी डेबिट होगा आपका सेल्स अकाउंट, सॉरी डेबिट होगा हमारा रिसीवेबल्स अकाउंट, डेबिट क्या होगा रिसीवेबल्स अकाउंट, क्रेडिट क्या होगा हमारा सेल्स टैक्स अकाउंट, क्रेडिट सेल्स टैक्स अकाउंट, एंड क्रेडिट क्या होगा आपका सेल्स अकाउंट। अब इस केस में क्रेडिट सेल्स टैक्स में 2,26,000 सेल्स टैक्स, 2,60,000 सेल्स, एंड टोटल हो गया आपका 2,86,000। अब 2,86,000 की एंट्रीज कैसे देखो, इसकी पास की सेल्स अकाउंट में आपका सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, किसकी वजह से, रिसीवेबल्स की वजह से, सो क्रेडिट कर दिया। उसी तरह परचेज अकाउंट आपका क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट हो रहा है आपका डेबिट, और किसकी वजह से, पेबल्स की वजह से, सो डेबिट कर दिया। रिसीवेबल्स अकाउंट भी हमारा ऐसे ही बन गया। अब नेक्स्ट हमने मेन देखना है आपका सेल्स टैक्स अकाउंट। सो यहाँ पे सेल्स टैक्स अकाउंट किस तरह से बनेगा, रिसीवेबल्स के केस में सेल्स टैक्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है 26,000, एंड जो हमारा पेबल्स के केस में, परचेज के केस में सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट हुआ है 18,000। जो बैलेंस हो गया वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। एज द बैलेंस ऑन द सेल्स टैक्स अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ नॉर्मल ट्रेड लायबिलिटी, इट इज इंक्लूडेड इन पेएबल। अब आप कहोगे कि मैम हमने ये कैश में पे क्यों नहीं किया या रिसीव क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं बोला गया अभी कि कैश में पे होना है बैलेंस या नहीं हुआ, इसीलिए मैंने जस्ट एंट्रीज पास कर दी। सो यहाँ पे हमारा सेल्स टैक्स का टॉपिक आपका खत्म होता है। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक के पे मूव ऑन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्काउंट का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है आपका डिस्काउंट्स का।
सो डिस्काउंट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल में हमने समझना है कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है। कैश डिस्काउंट सबसे पहले समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब जब मैं बिजनेस में एज अ जनरल प्रैक्टिस किसी को डिस्काउंट देती हूँ, कोई बहुत पुराना कस्टमर आ गया मैंने डिस्काउंट दे दिया, किसी ने बल्क में परचेज कर लिया, ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर लिया मैंने डिस्काउंट दे दिया, कोई फेस्टिव सीजन आ गया मैंने डिस्काउंट दे दिया। सो इस तरह के डिस्काउंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी अकाउंट फॉर नहीं करते, यानी कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट मतलब अगर आपको 100 की गुड्स हैं, आपने 10 डिस्काउंट देके 90 पे बेचे तो हम 90 को रिकॉर्ड करेंगे, नेट अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, 100 को अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट भी कह सकते हैं। सेटलमेंट डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट भी कह सकते हैं। अब सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट का मतलब जब मैं कस्टमर को एनकरेज करना चाहती हूँ कि आइदर वो पेमेंट मुझे अभी सारी कैश में दे दे ताकि मेरा फायदा हो और मुझे जल्दी जल्दी से इनकम रिसीव हो जाए, या फिर सेटलमेंट डिस्काउंट मतलब कि जब मैं कस्टमर को जल्दी कैश देने के लिए इनकरेज करती हूँ। अगर 30 डेज का नॉर्मल हमारा पीरियड है, नॉर्मल हमारा क्रेडिट पीरियड है, मैं कस्टमर को कहती हूँ कि आप 10 डेज में अगर पेमेंट करोगे तो हम आपको क्या दे देंगे, डिस्काउंट। सो इस तरह के डिस्काउंट को हम सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं। अब सेटलमेंट डिस्काउंट की थ्योरी, सेटलमेंट डिस्काउंट के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पहले कुछ पढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट्स, trade discounts are given to try and increase the volume of sales made by the supplier। हम ये ट्राई करते हैं कि सप्लायर मेरे से ज़्यादा गुड्स परचेज कर ले ताकि हम उसको डिस्काउंट दें। बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस, रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस मतलब कि अगर 100 के गुड्स हैं तो मैंने क्या किया, 10 का डिस्काउंट देके 90 के गुड्स वो सेल कर दिए। सो इस तरह के डिस्काउंट्स को, ये डिस्काउंट को हम क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। Buying items in bulk then becomes more attractive if you are able to source your products cheaper. You can then either earn more profit or you sell them on a higher price, reduce selling price to make customer goods। अब देखो क्या होता है। अब इस केस में फॉर एग्जाम्पल एज अ कस्टमर मैं अपने सप्लायर के पास गई और सप्लायर ने मुझे कहा कि अगर आप 1000 यूनिट्स अभी ही मुझसे परचेज कर लेते हो, देन इन दैट केस जो एक यूनिट 100 रुपीज़ का है मैं आपको 90 में दे दूंगा, 90 रुपीज़ में दे दूंगा। सो इन दैट केस 90, अब जो मेरे पास ये रेट मेरा परचेज अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरी कॉस्ट रिड्यूस होगी। कॉस्ट रिड्यूस होगी तो या तो मेरा दो हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट मेरा इंक्रीज कर दूंगी मैं, या मेरा जो सेलिंग प्राइस है उसको डिक्रीज कर दूंगी फर्दर ताकि मेरे पास और कस्टमर आए, अट्रैक्ट हों कस्टमर और डिक्रीज सेलिंग प्राइस देख के। सो ये फायदा होता है ट्रेड डिस्काउंट का। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट्स। Accounting for trade discounts, from an accounting perspective, trade discounts are deducted at the point of sales। Obviously 100 में से 10 डिडक्ट करके 90 ही पे करेंगे। When accounting for a sale that is subject to trade discount, it is the net amount that should be recorded। net amount रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी कि 100 अगर प्राइस था, 10 डिस्काउंट दे दिया तो 90 रुपीज ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है। सो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा। ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग ही नहीं करते हम, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का आपको मीनिंग आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेटलमेंट डिस्काउंट। अब सेटलमेंट डिस्काउंट के बारे में पढ़ते हैं। सेटलमेंट डिस्काउंट, दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट एनकरेजेस क्रेडिट कस्टमर टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज क्विकर देन मे अदरवाइज डू। If you pay for the goods within a set limit, then you will receive a percentage discount. This may referred as cash discount or early settlement discount।
ठीक है, जब भी हम अपने कस्टमर को इंक्रीज करना चाहते हैं, मैं क्या करना चाहती हूँ, एनकरेज करना चाहती हूँ अपने कस्टमर को कि जल्दी जल्दी से वो कैश पे करें, तो सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्रीज आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अकाउंटिंग फॉर सेटलमेंट डिस्काउंट। एन एंटिटी में रिसीव अ डिस्काउंट फ्रॉम इट्स सप्लायर नोन एज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं बिजनेस में। डिस्काउंट्स 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से डिस्काउंट्स होंगे? फर्स्ट होगा हमारे पास डिस्काउंट, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन सा? एक होगा हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड, एक होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड नेक्स्ट होगा हमारे पास डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब मुझे डिस्काउंट मिला, तो मुझे मिला डिस्काउंट किससे मिलेगा? सप्लायर से मिलेगा। मुझे डिस्काउंट किससे मिलेगा? सप्लायर से मिलेगा। सिमिलरली डिस्काउंट अलाउड मतलब मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, तो ये मैं किसको करूंगी? कस्टमर को अलाउ करूंगी। जो सप्लायर पे डिस्काउंट रिसीव करेंगे हम उसको क्या कहेंगे? परचेज पे। एंड डिस्काउंट अलाउड किस पे होगा? सेल्स के टाइम होगा। सो डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है दिस इज नॉर्मली नेटेड ऑफ अगेंस्ट द परचेज एक्सपेंस टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ सेल्स। एन एंटिटी में गिव इट्स कस्टमर अ डिस्काउंट नोन एज डिस्काउंट अलाउड। अब जो एंटिटी अपने कस्टमर्स को देती है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट अलाउड। दिस इज अ रिडक्शन इन रेवेन्यू। A settlement discount is different in nature to a trade discount. A trade discount is a definite reduction in price. Trade discount में क्या होता है? हम एक definite reduction कर देते हैं प्राइस में, but settlement discount में ऐसा नहीं होता। सेटलमेंट डिस्काउंट में ऐसा क्यों नहीं होता ये हम समझेंगे आपके एक एग्जांपल्स के थ्रू, जिसमें हम ये भी समझेंगे कि सेटलमेंट डिस्काउंट को हम अकाउंट फॉर किस तरह से करते हैं। सेटलमेंट डिस्काउंट किस तरह से अकाउंट फॉर होता है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कंसीडर करती हूँ कि एक बिजनेस एंटिटी है, उसने सेल जो है वो की सेल कितने की? सेल बिजनेस एंटिटी ने की 1000 की, एंड उसने कंडीशन अपने कस्टमर को ये रखी, हम ये डिस्कस कर रहे हैं सेलर का प्रोस्पेक्टिव। सेलर का प्रोस्पेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि अभी हम क्या है? सेलर है। परचेजर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करता है ये हम रुक के डिस्कस करेंगे। अब सेल के केस में हमारे पास यहाँ पे क्या है? सेल। अब मैंने कस्टमर को कंडीशन जो है वो दी, कंडीशन वो ये दी कि देखो नॉर्मल जो हम क्रेडिट पीरियड आपको देते हैं वो 30 डेज का देते हैं, लेकिन अगर आपने पेमेंट 10 डेज में कर दी ना तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। 200 का, और टोटल 800 आपसे लेंगे। वो कस्टमर कहता है ठीक है मैं आपको कोशिश करूंगा अपने 10 डेज में पेमेंट करने की। और जो ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये जो पूरी ट्रांजैक्शन हुई है, इस ट्रांजैक्शन की डेट क्या है? ट्रांजैक्शन डेट क्या है इसकी? ट्रांजैक्शन डेट है हमारी 1 मई 2021। 1 मई 2021। अब अकॉर्डिंगली टेक्निकली वो 10th मई तक डिस्काउंट ले सकता है। ठीक है, अब क्या होगा? अब हम क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम एज अ सेलर इस डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? अब यहाँ पे हमने करना है एक्सपेक्टेशन लगानी है। हमने क्या करना है? एक्सपेक्टेशन लगानी है कि देखो अब मेरे बिजनेस में कोई भी कस्टमर है, या तो वो गुड्स खरीद सकता है या तो वो नहीं खरीद सकता। सो मैंने यहाँ पे क्या लगाई? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन में फर्स्ट केस क्या बना? फर्स्ट केस ये बना कि मान लो वो डिस्काउंट ले लेगा, मतलब मुझे रिसीव कितने होंगे? 800 के। सो एंट्री क्या पास करूंगी? डेबिट रिसीवेबल्स अकाउंट, डेबिट रिसीवेबल्स अकाउंट, एंड क्रेडिट क्या कर दूंगी? सेल्स अकाउंट। या हम इस सेल्स को रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू अकाउंट।
ठीक है, कितना 800 एंड 800, 800 एंड 800, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो सही हो गई। फर्स्ट केस, इस फर्स्ट केस के फर्दर दो पार्ट्स बन सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन जो मैंने की थी कस्टमर से वो सही हो गई। फर्स्ट केस क्या बनेगा, मेरी एक्सपेक्टेशन सही होगी और उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया, फिर तो कोई एंट्री, मतलब फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है। रिसीवेबल्स 800 के रिकॉर्ड किए थे तो डेबिट क्या हो जाएगा, कैश, डेबिट कैश अकाउंट, एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिसीवेबल्स अकाउंट। क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, रिसीवेबल्स अकाउंट। कितने से, 800 से। बट और यहाँ पे मुश्किल क्या आ गई, मुश्किल ये आ गई कि मान लो उसने डिस्काउंट नहीं अवेल किया, उसने विद इन 10 डेज पेमेंट नहीं की, देन इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस ये बनता है हमारा सेकंड केस। सेकंड केस, अब देखो डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट, एंट्री तो वही पास होगी, डेबिट कैश अकाउंट, एंड हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा रिसीवेबल्स अकाउंट। बट इस केस में मैंने रिसीवेबल्स बुक किए हैं 800 के। रिसीवेबल्स कितने के बुक किए हैं मैंने, 800 के रिसीवेबल्स बुक किए हैं। बट यहाँ पे कैश तो मुझे कितना आएगा, 1000 आएगा। जो रिमेनिंग 200 है वो मैंने उससे रेवेन्यू कम बुक किया था अपना, करना चाहिए था 1000 बट मैंने 800 रेवेन्यू बुक किया था, तो यहाँ पे और रेवेन्यू बुक कर दो। जब हमारा रेवेन्यू यानी कि इनकम इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट कर दिया। सो ये फर्स्ट एक्सपेक्टेशन का हमारा रिजल्ट हो गया। सबसे पहले मैंने एक्सपेक्टेशन क्या लगाई, मैंने एक्सपेक्टेशन ये लगाई कि डेबिट रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट सेल्स है एंड दैट पर्सन विल अवेल डिस्काउंट, यानी कि मुझे 800 रुपीज आएंगे। नेक्स्ट, इसका रिजल्ट क्या आया, या तो वो डिस्काउंट ले लेगा या डिस्काउंट नहीं लेगा। अब अगर वो पर्सन डिस्काउंट ले लेता है तो इसका मतलब 800 का रेवेन्यू बुक किया था, 800 रेवेन्यू आ गया, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ अराइज हुई कि जब उसने डिस्काउंट नहीं अवेल किया, यानी कि हमने 800 के रिसीवेबल्स बुक किए थे बट कैश हमें 1000 आया, तो इसका मतलब 200 से रेवेन्यू और इंक्रीज कर देंगे। अब इसके एक नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन भी लेते हैं। अब एक तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, सॉरी डिस्काउंट अवेल कर लेगा। अब हम एक्सपेक्टेशन ये लेते हैं कि वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। एक्सपेक्टेशन ये है हमारा 1000 एंड 200 डिस्काउंट, 800 हो गया टोटल। अब अगर वो डिस्काउंट अवेल नहीं करता है, सो अब हमारी एक्सपेक्टेशन की एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट रिसीवेबल्स अकाउंट, फिर से डेबिट रिसीवेबल्स अकाउंट, एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट। सो इस केस में अगर हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि नया कस्टमर है, हो सकता है डिस्काउंट अवेल ना करे, 1000 का रेवेन्यू बुक कर दो। अब फर्दर फिर इस एक्सपेक्टेशन के दो पार्ट्स, या तो वो डिस्काउंट ले लेगा एक्चुअली में या नहीं ले पाएगा। देन इन दैट केस अगर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो सही हो गई, उसने डिस्काउंट नहीं अवेल किया, देन इन दैट केस जो एंट्री है डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट कैश अकाउंट, एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट रिसीवेबल्स अकाउंट। कितना, 1000। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा केस दूसरे कंडीशन में चेंज हो गया। अब डेबिट क्या है, कैश अकाउंट, एंड क्रेडिट क्या है आपका, रिसीवेबल्स अकाउंट। क्रेडिट क्या है आपका, रिसीवेबल्स अकाउंट। बट इस केस में अब आपने क्या किया, इसको हम एक लाइन लीव कर देते हैं, यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ, क्रेडिट रिसीवेबल्स अकाउंट। अब मुझे कैश कितना आया, डिस्काउंट अवेल कर लिया उसने 800, ठीक है, और रिसीवेबल्स कितने के बुक हैं, 1000 के। तो इसका मतलब जो 200 रेवेन्यू ज्यादा किया हुआ है ना, अब कम कर दो। जब इनकम मेरी डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं, तो 200 डेबिट हो गया।
इस तरह से आपने पूरी अपनी अकाउंट्स की किसकी डिस्काउंट की एंट्री करनी है अकाउंट्स में। पहले एक्सपेक्टेशन लगाओ कितनी है, देन उसके बाद उसके रिजल्ट्स। ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने देखो सेलर पर्सपेक्टिव में आपका एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, an entity sold goods to a customer, an entity sold goods to a customer on credit at a price of $200 and the customer was offered 3% settlement discount। ठीक है, for settlement within 10 days, how should this be accounted for in the books of seller if the customer was not expected to take advantage। मतलब कि अगर मैं 200 की सेल्स कर रही हूँ, 200 का 3% 6 रुपीज मैंने डिस्काउंट दिया तो 194 मुझे आना था। बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन फर्स्ट पार्ट में क्या है कि कस्टमर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक डिस्काउंट, यानी कि 200 की एंट्रीज पास होंगी 200 के हिसाब से। अब सॉल्यूशन में देखो, द कस्टमर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। इनवॉइस कैसे लेंगे, 200 लेस नील डिस्काउंट 200। और एंट्री कैसे पास कर दोगे, डेबिट एंट्री क्या पास कर दोगे इसकी, ये एक्सपेक्टेशन की एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, डेबिट रिसीवेबल्स, डेबिट रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका सेल्स, क्रेडिट क्या हो जाएगा सेल्स, यहाँ पे आ जाएगा 200। ये हो गई एक्सपेक्टेशन की एंट्री। अब हमने करना है इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, या तो आपकी एक्सपेक्टेशन सही हुई, उसने डिस्काउंट नहीं अवेल किया, या गलत होगी, उसने आपकी एक्सपेक्टेशन से उल्टा डिस्काउंट अवेल कर लिया पेमेंट देके। सो इन दैट केस, if as expected the customer did not take advantage of the settlement discount, the full amount of 200 should be paid। so debit cash and credit receivables, debit क्या हो जाएगा, cash and credit receivables 200 जो हमारी expectation थी। अब if however the customer did take advantage of the settlement discount, यानी कि 200 expectation थी but revenue 194 ही आया क्योंकि उसने ये डिस्काउंट का एडवांटेज ले लिया। अब हमने 6 रुपीज से $6 से जो रेवेन्यू ज्यादा बुक किया हुआ था उसको हम डेबिट करके क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सो डेबिट कैश, डेबिट रेवेन्यू, क्रेडिट रिसीवेबल्स। सो ये आप जब डिस्काउंट की वीडियो को आप इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तब जाके आपको ये कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, अब बी पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का, बी पार्ट है इफ द कस्टमर वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। अब पहले एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं लेगा, अब है एक्सपेक्टेशन की वो डिस्काउंट ले लेगा। देन इन दैट केस एंट्री क्या होगी, इन दैट केस हमारी एंट्री होगी लिस्ट प्राइस 200, 6 रुपीज डिस्काउंट अब हम लेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेशन है हमें कि वो ले लेगा 194। सो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी डेबिट रिसीवेबल्स अकाउंट एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा सेल्स या रेवेन्यू अकाउंट, कितने से 194 से। अब इस एक्सपेक्टेशन के भी दो रिजल्ट्स होंगे। इन दिस सिचुएशन सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउड इज डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द सेम वे एज स्टेट डिस्काउंट इज एक्सक्लूडेड। सो हम क्या करेंगे, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन सही हो गई तो जो 194 का रेवेन्यू बुक किया था वही 194 रुपीज आ गया। तो डेबिट कैश, क्रेडिट रिसीवेबल्स, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर हमारी एक्सपेक्टेशन रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब 194 का रेवेन्यू बुक किया था बट आया कितने का, 200 का। तो इस केस में रेवेन्यू को क्रेडिट करके क्या कर दो, 6 रुपीज इंक्रीज कर दो। सो यहाँ पे आपका डिस्काउंट का टॉपिक खत्म होता है। इस वीडियो को, डिस्काउंट वाले कंसेप्ट को आप 2-3 बार देखो तब जाके आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आएगा। इंडियन अकाउंटिंग से ये कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग में हम डायरेक्टली क्या करते थे, हम डायरेक्टली डिस्काउंट ही रिकॉर्ड कर देते थे। ठीक है, सो डिस्काउंट का सेलर का प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट है हमारा बायर का प्रोस्पेक्टिव, यानी कि परचेजर का प्रोस्पेक्टिव क्या होगा। In examination question, when dealing with the transaction from the perspective of purchaser,
द परचेजर विल इनिशियली रिकॉर्ड फुल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड विल देन डिसाइड वेदर और नॉट टू टेक एडवांटेज। देखो अब एज अ परचेजर अपनी थिंकिंग शिफ्ट करो। अब जब मैं परचेज करती हूँ, मुझे कोई कहता है कि मैम आप 10 डेज में पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, देन इन दैट केस मैं डिस्काउंट कब अवेल करूंगी? पहले मैं देखूंगी कि पहले क्या मेरे आने वाले 10 डेज में कैश पोजीशन वो रहेगी कि मैं जल्दी पेमेंट कर सकूं। अभी की आने वाले 10 डेज की कैश पोजीशन के बारे में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती। सो इन दैट केस मैं क्या करूंगी, एक बार तो पूरा अमाउंट रिकॉर्ड कर दूंगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, फुल अमाउंट विल देन डिसाइड, फुल कॉस्ट ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड एंड विल देन डिसाइड वेदर और नॉट टू टेक एडवांटेज। मतलब फिर बाद में वो आने वाले 10 दिनों में डिसाइड करेगा अपनी कैश पोजीशन देख के कि डिस्काउंट का हमने एडवांटेज लेना है या नहीं, ठीक है। सो इसको समझने के लिए हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन का ही एग्जांपल लेते हैं, बट इन दैट केस अब हम यहाँ पे सेलर का प्रोस्पेक्टिव देखेंगे। किसका देखेंगे? सेलर का प्रोस्पेक्टिव। एन एंटिटी सोल्ड गुड्स टू ए कस्टमर, 200 के गुड्स सोल्ड किए हैं और 3% डिस्काउंट है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, परचेजर की बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट परचेज, क्रेडिट पेएबल्स 200 आ गया। अब मान लो कि मैंने अगले 10 डेज में पेमेंट नहीं की, सो इन दैट केस जो मैंने रिकॉर्ड की थी पेएबल्स वो कर दी, क्योंकि डिस्काउंट की एडवांटेज मैंने नहीं ली। बट अगर मान लो मैंने डिस्काउंट की एडवांटेज ले ली तो मैं क्या करूंगी, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट रिसीव एक तरह से मेरा खर्चा कम कर रहा है, यानी कि इनकम है, इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। सो यहाँ पे आपका डिस्काउंट का टॉपिक फाइनली खत्म होता है। सेलर प्रोस्पेक्टिव भी देखा हमने, बायर प्रोस्पेक्टिव भी देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा समरी ऑफ द चैप्टर। समरी क्या है? सॉरी, अपडेटिंग लेजर अकाउंट्स अपडेट करने हैं। कौन से ट्रांजैक्शन से? या तो सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, या ट्रेड एंड सेटलमेंट डिस्काउंट, या सेल्स टैक्स। अब सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट सेल्स रिटर्न, क्रेडिट कैश या रिसीवेबल्स, और परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट कैश या पेएबल्स, क्रेडिट परचेज रिटर्न। सिमिलरली डिस्काउंट के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसकी हम अकाउंटिंग नहीं करते, हम एट द पॉइंट ऑफ सेल ही डिडक्ट कर देते हैं। एंड देन उसके बाद आता है सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट अगर कस्टमर एक्सपेक्टेड है और नहीं एक्सपेक्टेड पे करने को डिस्काउंट, सो एक्सपेक्टेशन की एंट्री हो जाएगी और हमारी किसकी एंट्री हो जाएगी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन यानी कि एडवांटेज नहीं लेगा। देन उसके बाद हमने क्या देखा, सेल्स टैक्स के बारे में। सेल्स टैक्स जो है परचेज पे किस तरह से रिकॉर्ड करना है एंड सेल्स पे किस तरह से रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। चैप्टर नंबर 5 में मेजरली हमने 3 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कवर किए। चैप्टर नंबर 5 आपका इसके बाद खत्म होता है। अब चैप्टर नंबर 5 में के बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 किस पे है? इन्वेंट्रीज पे। इन्वेंट्रीज पे चैप्टर नंबर 6 है कि इन्वेंट्रीज के केस में देखेंगे कि इन्वेंट्रीज की क्लोजिंग इन्वेंट्री किस तरह से रिकॉर्ड होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री किस तरह से रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।